नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस वार्ता में और आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि भारत से दूर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद से किस प्रकार के राजनीतिक परिवेश बदले हैं और खासकर आज हमारे बातचीत के मुद्दे में है कनाडा। कनाडा में भारतीय मूल के लोग जो रह रहे हैं और वहाँ के उनकी गतिविधियों से पूरे वर्ल्ड के मीडिया जगत में किस प्रकार की एक इमेज बन रही है, किस प्रकार वो भारत के इस भारतीय मूल के लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उन सभी बातों की आज हम चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा भारत के मीडिया जगत में नहीं होती। चाहे वो बात लेफ्ट मीडिया की हो या राइट मीडिया की हो या लेफ्ट विंग, राइट विंग जो भी हो, हम लोग बातचीत करेंगे अमेरिका के खासकर यूरोप के अखबारों में भारतीय मूल के इन गतिविधियों को किस प्रकार देखा जा रहा है, किस प्रकार की सोच बन रही है। इसी में हम लोग बातचीत और भी करेंगे लॉरेंस बिश्नोई वाले इश्यूज के ऊपर। हमारे साथ हैं वॉशिंगटन डीसी से मंजी। स्वागत है मंजी आपका इस वार्ता में। थैंक यू सर। अ, थैंक यू। आप वहाँ से रूबरू हो रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं। अभी आपने कनाडा की यात्रा भी करके आई है और अमेरिका में विगत कई सालों से रह रहे हैं और सबसे बड़ी बात पूरे यूरोप, अमेरिका और कनाडा के समाचार पत्रों पे, न्यूज़ चैनलों पे इनकी एक गहरी नज़र भी रहती है। तो हमें इन सब चीज़ों से रूबरू कराएँगे। ठीक है सर? तो आप थोड़ा-सा इन मुद्दों के ऊपर सर प्रकाश डालिए। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने प्लेटफॉर्म दिया। आई होप ये वार्तालाप काफी अच्छी ऑडियंस तक पहुंचे। तो एज यू सेड, आप आज का टॉपिक हमारा मेन है कनाडा में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं। कनाडा के बारे में हर किसी को मालूम है कि कितने इंडियंस वहां पर हैं, कितने एनआरआईज वहां रहते हैं। पंजाब और गुजरात के मेजोरिटी है। पंजाब के बहुत पंजाब से काफी लोग हैं उधर। जितना मैंने पढ़ा है, 10:3 का रेशो है, पंजाबी समुदाय वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया समुदाय। तो मतलब हर 3 आदमियों के अनुपात में 10 पंजाबी हैं वहां पर आज। हाँ, पिछले 1 साल में कनाडा में परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदली हैं। यूके से जो खालिस्तान का भूत शुरू हुआ, वो फैलते फैलते कनाडा में आया, यूएसए में है, अभी न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में खूब आ रहा है। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे कनाडा में हो क्या रहा है और आजकल लेटेस्ट हैपनिंग क्या है। कनाडा की अभी इकोनॉमी काफी बुरी स्थिति से गुजर रही है। लोकल लोगों के लिए वहां पे जॉब्स नहीं है। मेडिकल सिस्टम उनका क्रम्बल कर रहा है। मेडिकल आपको पता ही होगा, वो पूरा सोशल बेनिफिट्स के ऊपर है, सब कुछ फ्री है। लेकिन वहां पर वेट टाइम इतना है कि मान लीजिए अगर आप आपके वहां पे दांत में दर्द हो जाए, आपको दांत निकलवाना हो, वो आपका दांत फ्री में निकाल देंगे, लेकिन उसके लिए वेट टाइम आपको 8 से 9 महीने तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा। तो अच्छा। ये कनाडा की मेडिकल सिस्टम की स्थिति है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्थिति यहाँ तक पहुंची कैसे। ये स्थिति यहाँ तक पहुंचने का मेन कारण था कोविड। कोविड से पहले जो कनाडा में टेम्परेरी वर्क परमिट्स या परमानेंट रेजिडेंसी खुलती थी, वो हाईली स्किल्ड जॉब्स के ऊपर होती थी। मतलब आपका स्किल सेट अगर कुछ यूनिक है, आप आईटी में हो या डॉक्टर हो या फिर इंजीनियर हो, आपको वीजा मिलता था टेम्परेरी वर्क में परमिट, फिर आप पीआर अप्लाई करते थे, उसके बाद सिटीजन बनते थे। कोविड के टाइम पर सब कुछ लॉकडाउन में इनके पास वर्कफोर्स की कमी हुई। इन्होंने क्या किया, कनाडा गवर्नमेंट ने, इन्होंने अपने टेम्परेरी वर्क परमिट को वो स्पेशल स्किल सेट से हटाकर हर किसी के लिए अवेलेबल करा दिया। चलिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं। आप देश को ड्राइवर्स की जरूरत है, ट्रक चलाने वाले चाहिए, टैक्सी चलाने वाले चाहिए, वो आप कर सकते हो। लेकिन उसमें एक और ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये है, इससे पहले मैं आपको इस ट्विस्ट के और बताऊं, आप 2-3 चीजें और समझ लीजिए। पहली तो है टेम्परेरी वर्क परमिट। टेम्परेरी वर्क परमिट का मतलब होता है कि आप 2 साल के लिए कनाडा आपको वर्क परमिट देगा, आप 2 साल आइए, काम कीजिए, 2 साल के बाद वापस चले जाइए। ये होता है जी। टेम्परेरी वर्क परमिट। उसके बाद होता है पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी। वो अप्लाई करते हो कि भाई मैं यहाँ पर परमानेंट यहाँ रहकर काम करना चाहता हूँ। वो यूजुअली 5 से 10 साल तक के लिए मिलता है, नॉर्मली 10 साल पकड़ के चलिए। और फिर पीआर फाइल होने के बाद फिर आपको कैनेडियन पासपोर्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, आप वहां के नागरिक बन सकते हो। ये 3 तरीके हैं। और एक और तरीका है स्टूडेंट वीजा। स्टूडेंट वीजा के बाद आप वहां पढ़ने जाइए और फिर उसके बाद आपको टेम्परेरी वर्क परमिट मिल जाएगा।
दिल्ली के सारे लोग हाँ मैक्सिमम मुखर्जी नगर के हर घर से एक आदमी कनाडा इसी मोड पे गया हुआ है। हाँ, स्टूडेंट वीजा पे जाता है। स्टूडेंट वीजा मिलना कनाडा की तारीख में आज सबसे इजी काम है, क्योंकि वहां पर एक एक कमरे के कॉलेजेस खुल चुके हैं जो आपको एडमिशन दे देंगे, और उसके बेसिस पे आप स्टूडेंट वीजा फाइल करके आराम से कनाडा में आइए। 2 साल, 3 साल का, 4 साल का कोर्स कीजिए, काम करते रहिए। कोर्स भी कोई नहीं करता क्योंकि सब पढ़ाई ऑनलाइन होती है। अच्छा, उसके हाँ, ऑफलाइन नहीं है? एक एक कमरे की बिल्डिंग में या फिर 4 कमरे के कॉलेज में ऑन साइट कैसे पढ़ाई होगी? सब कुछ बिल्कुल, ऑनलाइन है। जिनका जिनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो जाता, हाँ, उनका कनाडा में हो जाता कनाडा है। में हो जाता है। ये भी आप बात समझिए। फिर यहाँ तक तो फिर भी सिचुएशन वेल इन द सिस्टम बाउंड्रीज है। जो सरकार आपको अलाउ कर कर रही है, आप उस प्रॉपर चैनल से घुस रहे हो। समस्या यहाँ आके क्या खड़ी हुई? समस्या आके ये खड़ी होती है कि आपका जब स्टूडेंट वीजा एक्सपायर होने वाला है, या आपका टेम्पररी वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, और आपका पीआर नहीं लग रहा, क्योंकि पीआर लगने के लिए पॉइंट सिस्टम है प्रॉपर, कि आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, आपके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास इतनी इतनी सैलरी की जॉब होनी चाहिए। अगर आपकी पॉइंट एड अप नहीं होंगे तो आपको पीआर मिलेगी नहीं। तो पीआर लेने बिल्कुल। के लिए क्या किया जाए? पीआर लेने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप असाइलम फाइल कर दीजिए वहां पर, शरणार्थी। आप ये कहिए कि मेरे को मेरे देश में खतरा है। अच्छा। अगर आपने इस ग्राउंड पे फाइल किया तो कनाडा सरकार आपको ना केवल पीआर देगी, बल्कि जब तक आपका पीआर फाइल नहीं हो जाता वो आपको होटल में ठहराएगी, आपको खाने के पैसे देगी, आपको फ्री मेडिकल देगी। क्लोज टू $85,000 पर ईयर एक शरणार्थी को कैनेडियन गवर्नमेंट देती है। वाह। ये इनका यूनाइटेड नेशंस के साथ हर यूरोपियन कंट्री के एक टाई अप होता है। अमेरिका का भी है, लेकिन सबके अपने तरीके अलग अलग हैं कि हम किसको शरणार्थी स्वीकार करेंगे, किसको नहीं करेंगे। अब आप पिछले 8-9 साल में आपने एक ट्रेंड नोटिस किया होगा जो राउंड अक्रॉस द ग्लोब हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। वो ये है शरणार्थियों का मूवमेंट। हर कोई वेस्टर्न कंट्रीज में भाग रहा है। जी। और शरणार्थी अगर आपको कोई भी वेस्टर्न कंट्री स्वीकार कर लेता है तो वो आपको ये बेनिफिट्स देगा, और वो आपको पीआर देगा, और बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, मतलब रहने खाने पीने का सबका खर्चा वर्चा मिलेगा। खैर, कमिंग बैक टू कनाडा, जो इंडिया से लोग जाते हैं वो टेम्परेरी वर्क परमिट के बाद, जिनका पीआर फाइल नहीं हो पाता, जिनके पॉइंट सिस्टम नहीं बन पाते, वो वहां पर असाइलम फाइल कर देते हैं कि हमें इंडिया में खतरा है। उसके उसके तुरंत बाद क्या होता है कि इनको बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा शो स्टॉपर होता है इन लोगों के सामने, ये कैसे साबित करें कि इनको भारत में खतरा है? इसका सबसे आसान तरीका है कि आप भारत के विरुद्ध जितनी भी टिप्पणी। एक्टिविटीज हो रहे हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। आप पार्टिसिपेट करके ये शोकेस कर देंगे कि मैं वहां पर अपने आजाद लैंड के लिए लड़ रहा हूँ, और मेरे को वहां की सरकार से खतरा है, वो मेरे मूल अधिकार समाप्त करके मेरी जमीन हड़पना चाहती है। तो उसके बदले उससे स्ट्रांग केस आपको मिल नहीं सकता। तो यही काम बेसिकली यहाँ के खालिस्तानी कर रहे हैं एक तरीके से। अब जो खालिस्तानी विचारधारा के लोग कनाडा, यूएस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जगह बैठे हुए हैं, वो इन आने वाले बच्चों को यही गाइडेंस मिलती है कि आप अगर हमारे साथ मूवमेंट में जुड़ जाओगे, ना केवल आपको पैसा मिलेगा, बल्कि आपको पीआर भी मिल जाएगी। अब अंधा क्या चाहे, दो आंखें। बिल्कुल, आप ये तो सर बिल्कुल वैसे ही हो गया जिस तरह कश्मीर में पत्थरबाजियों को रोजगार मिलता था। हाँ, तो बस ये एक रोजगार मिल रहा है प्लस पीआर मिल रहा है। तो आप ये ट्रेंड पे नोटिस कीजिए कि पिछले 4-5 साल में जो एक खालिस्तानियों की भीड़ थी वो अचानक बढ़ कैसे गई। बिल्कुल। वो बढ़ इसलिए गई क्योंकि इस तरह से अब मैं एक और जो कैनेडियन इमिग्रेशन का साइट पर अगर आप जाएंगे ना, तो मैं वहां पर देख रहा था कि पर साल जो असाइलम सीकर्स की जो लिस्ट है, वो नंबर जो है वो किस तरह से बढ़ रहा है। और मैं बड़ा ही ताज्जुब में आ गया वो नंबर वगैरह देखकर। क्या है आंकड़ा सर? आंकड़ा ये है कि 2024 में अब तक 3 लाख लोगों ने, क्लोज टू 3.25 लाख लोगों ने, सिर्फ इसी ईयर में, अभी तक 11 महीने हुए हैं, इस साल के 1 महीना बाकी है, क्लोज टू 2.25 लाख लोगों ने असाइलम सीख किया है, जिसमें मेजोरिटी, इतना? 2.25 लाख लोग अभी तक कर चुके हैं, जिसमें मेजोरिटी इंडियंस है। मेजोरिटी इंडियंस पंजाबी हैं।
और ये वो लोग हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट वीजा से आए हैं और या फिर टेम्परेरी वर्क परमिट से आए हैं। तो ये बातें इंडिया गवर्नमेंट के या इंडिया के मीडिया समूह हाईलाइट क्यों नहीं करता? हम लोग तो यही समझ रहे हैं पाकिस्तान सपोर्टेड खालिस्तानी लोग हैं, ये पुन्नू तुन्नू टाइप के लोग। पाकिस्तान लेकिन के ये पास गलत। पाकिस्तान के पास खुद के खाने के लिए पैसे नहीं है, उनको खुद आटा खरीदने के पैसे नहीं है, वो कैसे स्पॉन्सर करेगा इस सब चीज को? माना उनका सपोर्ट है, मोरल सपोर्ट सब कुछ है, लेकिन जहां तक फाइनेंसेस की बात है, वो खुद एक ऐसी स्टेज से गुजर रहा है कि उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, दे कैन नॉट अफोर्ड कि वो यहाँ पर अपने फंड्स लगाएं। और फंड्स लगाने के लिए उनको जरूरत नहीं है, सिलेक्टेड लोगों की फैंटेसी है कि खालिस्तान बने। लेकिन आप ये भी एक मजेदार पैटर्न नोटिस कीजिए, खालिस्तान के जितने भी लीडर्स हैं, कोई इंडिया में नहीं रहेगा, सब बाहर के हम्म, नागरिक हैं। खालिस्तान 1%, अगर ये मान लीजिए 1% ना, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, अगर बन भी जाता है, तो आपको क्या लगता है ये लोग खालिस्तान में आकर रहेंगे वहां पर? नॉट पॉसिबल। जो जिन्होंने पूरा जीवन अपना बाहर वेस्ट कंट्रीज में निकाल दिया, प्रॉपर्टीज बनाने में निकाल दिया, वो कोई नहीं रहेगा। ये सिर्फ एक फैंटेसी है लोगों की। लेकिन मुझे सिर्फ इसमें एक ही अफसोस होता है, बड़ा ही विचित्र अफसोस होता है कि इसकी चपेट में वो बच्चे आ रहे हैं जो इंडिया से अपनी जमीन बेच के, अपना घर गिरवी रखकर, अपनी माँ के जेवर गिरवी रखकर, लोन लेकर, 25-25-30 लाख का लोन लेकर कनाडा आते हैं टेम्परेरी वर्क परमिट पे, स्टूडेंट वीजा पे, और फिर इस जाल में आके फंस जाते हैं। बिल्कुल। एक चीज सर मैं और पूछना चाहूंगा, भारतीय मूल की एक बड़ी जनसंख्या कनाडा में रहती है, हम्म। तो क्या वो सभी लोग इस प्रकार के अलगाववादी घटनाओं के सपोर्टर हैं, या चुप्पी साधे हैं, या बेबस हैं? इसका देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो आई डाउट कि मैं आपको दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपके साथ कुछ फाइंडिंग्स, जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं, वो शेयर करता हूँ। एंड मे बी आप उन फाइंडिंग्स से आप इसका नतीजा खुद निकाल सकेंगे। जी। आपको याद है ब्रैम्पटन एक शहर है कनाडा का, जहां पर कुछ हफ्ते पहले एक मंदिर में अटैक किया था खालिस्तानियों बिल, ने। बिल्कुल। खालिस्तानियों का ये कहना था कि इस मंदिर के अंदर इंडियन काउंसलेट अपनी एक्टिविटीज करवा रहा है, हमारे लिस्ट बना रहा है हम लोगों की, और हमारे खिलाफ एक्शन लेगा, इसलिए उन्होंने हमला किया। अब कमाल की बात यह है, उस मंदिर में इंडियन काउंसलेट की एक्टिविटीज हो रही थी, लेकिन अच्छा। क्या एक्टिविटीज हो रही थी, वो बड़ी दिलचस्प जानने वाली बात है। इंडियन काउंसलेट यूएस, कनाडा, इंग्लैंड वगैरह में जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनको वेरीफाई करता है। फॉर एग्जांपल, जो जिनको इंडियन गवर्नमेंट से पेंशन मिलती है और वो ओके। यहाँ रह रहे हैं, तो उनको वेरीफाई करना होता है कि भाई हमें पेंशन लगातार हर साल मिलती रहे। ये एक बहुत रेगुलर प्रोसेस है, और ये जो वेरिफिकेशन है, ये इंडियन काउंसलेट के लोग ही कर सकते हैं। ओके। तो ये कैंप्स जो हैं अलग अलग जगहों पे लगते हैं, मंदिरों वगैरह में लगना कॉमन है, गुरुद्वारों में लगना कॉमन है। तो उस दिन ये कैंप चल रहा था जहां पर कई सारे भारतीय मूल के बुजुर्ग अपनी पेंशन वेरीफाई कराने वहां आए हुए थे। और यू विल बी सरप्राइज टू नो, उसमें 80% से ऊपर लोग पंजाबी मूल के थे। मतलब जो ओके। हमला कर रहा है, उनके बुजुर्ग अंदर बैठे हुए वेरीफाई करवा रहे हैं। ओके। ये भी ऑन पेपर है, ये भी वीडियो में है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, मेजोरिटी लोग बेबस हैं, वो कहते हैं लेकिन उनकी आवाज सामने नहीं आ पाती, क्योंकि जो दूसरी पार्टी है, उनका एजेंडा क्या है? उनका एजेंडा है कि हमें किसी भी प्रकार से पीआर मिल जाए। हम बिल्कुल। इस अलगाववादी मूवमेंट में शामिल होकर अगर हमारे ऑब्जेक्टिव मीट होते हैं, देन व्हाई नॉट डू इट। मेरा अगला सवाल है सर कि ये जो कुछ भी भारतीय मूल के लोग कर रहे हैं, हम उन्हें खालिस्तानी नहीं कह सकते, नहीं कह रहे हैं। इसका वर्ल्ड के मीडिया के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? अमेरिका और यूरोप के मीडिया जगत, इनफैक्ट कनाडा के लोग, इस पूरे इंसिडेंट को किस निगाह से देख रहे हैं? हालांकि तो अभी तो भारत और अमेरिका कनाडा के संबंध सबसे बुरे दौर में जा रहे हैं, तो वहां के लोग, अमेरिकन सिटीजन, कनाडियन सिटीजन, इन सारे एक्टिविटी को किस रूप में देख रहे हैं? ये आपने बड़े ही मजेदार सवाल किया है, और ये सवाल लोगों को पूछना चाहिए कि इन सब एक्टिविटीज से क्या वहाँ के स्थानीय लोकल लोगों को तकलीफ नहीं होती क्या? अगर होती है हम्म। तो उनका रिएक्शन क्या है? मैं अ, अपनी कनाडा यात्रा में, प्लस अपने कैनेडियन दोस्त हैं जो काफी सारे इंडियन मूल के हैं, उनसे रेगुलर बातचीत होती रहती है। उनसे मैंने काफी इस मुद्दे पे लेके बात की, और मैंने खुद वीडियोस भी देखे। एक एक मूवमेंट शुरू हो रहा है, जो
श्वेत लोगों का ग्रुप है, जो कट्टर श्वेत लोग थे वो ग्रुप बना चुके हैं। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कनाडा के अलग अलग शहरों में हो रहा है प्रोटेस्ट। एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कुछ टाइम पहले, जिसमें न्यूजीलैंड में भी एक गोरा आदमी सबको जाके गालियां दे रहा है, जो रेफरेंडम की लाइन में लगे थे, और किसी की मजाल नहीं थी कि कोई चू करके उस सिंगल गोरे आदमी को पलट के जवाब दे सके। वो ये कह रहा था वो ये कह रहा था, अगर तुम्हें ये सब करना है, ये सब गंदे पीले झंडे लहराने हैं, तो अपने अपने देश जाके करो, तुम यहाँ क्यों कर रहे हो। आम गोरा आदमी यही कहता है, चाहे वो कनाडा में हो चाहे वो न्यूजीलैंड में हो। आपको भाई अगर ये अलगाववादी मूवमेंट करना है तो शौक से कीजिए, लेकिन वापस अपने देश जाके कीजिए। आपको यहाँ करके क्या फायदा होगा। बिल्कुल सही बात है। तो इस चीज पर मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि इस तथ्य की वजह से मौजूदा ट्रूडो सरकार के खिलाफ एक अच्छी विरुद्ध लहर तैयार हो चुकी है। ओके। और जहां तक आंकड़े दिखाते हैं, जहां तक लोगों की सेंटिमेंट्स दिखाती है, अगले साल होने वाले चुनाव में ट्रूडो सरकार का सिर्फ इसी मुद्दे पर पत्ता कटना तय है, इमिग्रेशन, तो ये बात प्रवास। समझ में नहीं आ रही है सर। बिल्कुल आ रही है ट्रूडो को। आपने ट्रूडो को पिछले हफ्ते उसने वीडियो प्रॉपर एक अपने चैनल यूट्यूब चैनल पे वीडियो रिलीज किया। उसने कहा हाँ मैंने गलतियां की हैं, उसने स्वीकार किया कि ये हम्म। गलतियां मैंने की हैं। उसने पूरा जस्टिफिकेशन दिया लंबा चौड़ा। उसने कहा कि अच्छी बात यह है कि आ, इतने मिलियन लोगों का टेम्परेरी वर्क परमिट खत्म हो रहा है और मैं सबको वापस भेज दूंगा। उसने ये गलती मानी और उसने बोला ये मैं करेक्टिव एक्शन लूंगा। लेकिन वो करेक्टिव एक्शन लेना एक बहुत टेढ़ी खीर है। उसके बड़े सिंपल से कारण है। कोई अगर टेम्परेरी वर्क परमिट पे यहाँ आया है कनाडा में, आप कैसे मालूम करोगे कि वो अभी भी कनाडा में है, वापस चला गया? क्योंकि हम्म। जब वापस जाते हो तब आप ना ठप्पा लगवाते हो ना देखते हो कि कौन जा रहा है। आप सिर्फ आते टाइम चेक करते हो, कौन गया वापस वो आपने चेक नहीं किया। और आने के बाद वो कौन गायब कौन हो गया देश में आके, वो भी आप नहीं चेक कर पाते। अब इस ट्रूडो का इस एक्शन का आप मुझे नहीं मालूम इंडियन मीडिया में ये आ रहा है कि नहीं, लेकिन जो इंडियन वर्कर्स हैं टेम्परेरी वर्क परमिट पर, स्टूडेंट पर, वो डेली प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं। ओके। वो ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ कैनेडियन ड्रीम बेचा गया था, हम अपने देश में सब कुछ बेच बाच के लाखों रुपए लगा के यहाँ आए हैं, अब आप हमें ऐसे कैसे वापस भेज सकते हो। तो एक विवाद तो का नया कारण बन सकता है। अब ये विवाद का नया कारण बन गया। पहले अलगाववादी मूवमेंट था, अब दूसरा है कि लीगल लोग जो आए हैं टेम्परेरी वर्क परमिट पर, वो कह रहे हैं कि हमें आप ऐसे वापस नहीं भेज सकते, हमें तो एक्सटेंशन चाहिए। कल ही मैंने एक कॉन्फ्रेंस देखी थी इंडियन स्टूडेंट्स की। वो कहते हैं, उसमें कई लड़कियां कह रही हैं कि हम यहाँ पर अमेरिकन ड्रीम के कैनेडियन ड्रीम के चलते आए थे यहाँ पर पढ़ने, इतने लाखों रुपए हमने लगा दिए, अब आप हमें वापस कैसे भेज सकते हो। हमारा एम तो यहाँ पर आकर पीआर बस लेना था, बसना था। मेरा अगला सवाल ये है सर कि भारत के ये जितने भारतीय मूल के खालिस्तानी लोग हैं, ये हम्म, कनाडा के असेंबली में अपनी घुसपैठ कर रहे हैं, सब हाँ, जानते हैं। तो हम्म, फिर ट्रूडो को शर्म नहीं आ रही है कि वी आर सपोर्टिंग एंटी नेशन एलिमेंट या टेररिस्ट ग्रुप या अलगाववादी संगठन? उनकी छीछालेदरी नहीं हो रही है? अपने आप को इतना तो क्लीन दिखाने वाले लोग अलगाववादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, और उनकी पार्लियामेंट असेंबली के अंदर इस तरह के लोग आ रहे हैं, तो उनकी इससे बेइज्जती नहीं हो रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल वाजिब टॉपिक उठाया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जगमीत सिंह जो ट्रूडो के सहयोगी हैं, जिन्होंने अभी हाल में सपोर्ट खींचा है, उसके साथ के लोग कैनेडियन पार्लियामेंट में बैठे हैं। उनकी बाकायदा सोशल मीडिया पे फोटोज आती हैं, और वो लोग इंडिया की नो फ्लाई जोन में हैं। कि अगर अच्छा। वही लोग इंडिया में होते तो इंडिया उनको एयरपोर्ट पे फ्लाइट बोर्ड नहीं करने देता, क्योंकि वो और ये इंडिया लोग की पार्लियामेंट के अंदर और में वहां है। पर वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। ये भी एक बहुत दिलचस्प बात है, जो कनाडा का विपक्ष जोर शोर से उठा रहा है। वो कह रहा है हम्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जगमीत सिंह ने अभी तक तो ट्रूडो सरकार को सपोर्ट दे रखा था। उसने कुछ महीने पहले ही ये सपोर्ट खींचा है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज आप ये देखिए, उसने सपोर्ट खींचा है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला रहे। वो ट्रूडो सरकार को गिराने में इंटरेस्टेड है ही नहीं। वो बस और ये कह रहे हैं कि हाँ, वो ये कहते हैं कि हमें आपको सपोर्ट नहीं देना, लेकिन आप सरकार चलाइए। ओके। और सर, ऐसे ऑलमोस्ट कितने परसेंट डिसाइडिंग वोट का परसेंटेज है इनका, भारतीय मूल के लोगों का, कनाडा के वोटिंग में?
कितने परसेंट ये रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए, कनाडा में आई थिंक 3% टोटल आबादी का भारतीय मूल की आबादी है। और हम्म। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये बिखरी हुई आबादी है सब तरफ। कुछ कुछ राज्यों में, कुछ कुछ शहरों में ये पॉपुलेशन अधिकतर बसी हुई है, जहां हम्म। पर किसी और का जीतना नामुमकिन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कैलगरी की मेयर जो है वो एक पंजाबी मूल की लेडी है। हम्म। ब्रैम्पटन पूरा भरा हुआ है हमारे लोगों से, पंजाब गुजरात वगैरह के लोगों से घिरा हुआ है। ऐसे कई सारे स्थान हैं जहां पर हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो 3% लोग हैं, बट इट्स नॉट यूनिफॉर्मली स्प्रेड। ये कुछ कुछ जगहों में ही लोकलाइज्ड है। ओके। कैनेडियन मेरा लोगों का go ahead। मेरा अगला सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप 2.0 का टाइम पीरियड अब शुरू होने वाला है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के वापसी के बाद से ये मुद्दा कुछ सुलझने की उम्मीद है, या फिर यूं ही चलता रहेगा? क्योंकि जो कनाडा वही करता है जो अमेरिका कहता है। एक तरीके से भले ही ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज उनको अलग करता है, लेकिन हम लोग उसे एक्सटेंशन ऑफ अमेरिका, जैसे दिल्ली में नोएडा और ग्रेटर नोएडा हम्म। है, इसी तरह हम लोग कनाडा को अमेरिका का एक्सटेंशन ही समझते हैं। हमारे लिए वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा की ही तरह है। तो डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद से इस प्रकार की गतिविधियों के ऊपर क्या विराम लगने की संभावना दिख रही है? जिस तरह के भारत के मधुर संबंधों का दौर डोनाल्ड ट्रंप 1.0 के टाइम ड्यूरेशन में चला, अब उनकी वापसी के बाद से कुछ इसमें चेंज आने की संभावना दिख रही है? देखिए, संभावना तो है, प्रबल संभावना है। अनेक कैनेडियन मीडिया हाउस इस बात को उठा चुके हैं। ओके। उनका उनका एक बहुत वैलिड पॉइंट है। जितना जितना वो कहते हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ट्रम्प के आने के बाद रिवर्स इलीगल माइग्रेशन होगा। अभी क्या हो रहा है, इंडिया से या फिर किसी भी अरब कंट्री से या फिर किसी लैटिन अमेरिका कंट्री से जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, लीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, वो कनाडा आके लैंड करते हैं। मान लीजिए, आपने वो केस पढ़ा होगा, जो एक फैमिली थी जो बर्फ के तूफान में दब के मर गई थी, आज से 2 साल पहले। चर्चे में हुआ थी वो हाँ, घटना। हाँ। तो उनका, वो क्या कर रही थी फैमिली, आपने ध्यान दिया हो तो वो फैमिली ये कर रही थी, उन्होंने स्टूडेंट वीजा लिया। वो कनाडा, बाकायदा इंडिया से फ्लाइट में बैठ के कनाडा आए। उनका अगला स्टेप था कि वो यूएसए में घुसे। जो घुस रहे थे इलीगल तरीके से, मतलब कनाडा तक तो वो लीगल थे, हम्म। तो लेकिन कनाडा से अमेरिका वो इलीगल तरीके से घुस रहे थे, और स्नो स्टॉर्म में फंस के उनकी पूरी मृत्यु हो गई। तो ये फ्लो है कनाडा टू यूएसए, और ये फ्लो है मेक्सिको टू यूएसए। ये दो कंट्रीज चिपकी हुई हैं अमेरिकन बॉर्डर से, और इलीगल फ्लो ऐसा होता है। कैनेडियन मीडिया हाउसेस ये कह रहे हैं कि ट्रम्प ने पहले ही कह दिया है कि मैं इलीगल्स को भगा दूंगा यहाँ से। तो वो ये कह रहे हैं कि जो यूएसए में अभी इलीगल्स हैं बहुत हैं। हम्म। अमेरिका के बारे में हम किसी और एपिसोड में विस्तार से बात करेंगे कि यहाँ पर इलीगल इमिग्रेशन का क्या असर है। लेकिन बिल्कुल। उनका कंसर्न ये है कि अब ये रिवर्स माइग्रेशन शुरू होगा। अब जो अमेरिका से लोग भगाए जाएंगे, वो कहाँ हम्म। जाएंगे? वो कनाडा में घुसेंगे। हम्म। और जो कनाडा के बॉर्डर्स हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं है। आपको आपको हो सका तो मैं एक वीडियो दिखाऊंगा बाद में, जिसमें बिल्कुल एक आदमी का घर है, बैकयार्ड है। आदमी का घर जो कनाडा में है और बैकयार्ड जो अमेरिका में है। तो लोग रात को 2-2 3-3 बजे अपनी गाड़ियां लेके ड्राइव करके कनाडा बॉर्डर से घुस जाते थे। ये न्यूयॉर्क की बात है, और ये हम्म। न्यूयॉर्क के पुलिस वालों ने रिकॉर्ड करके दिखाई थी, ये है बॉर्डर। अब मान हम्म। लीजिए ये रिवर्स माइग्रेशन शुरू होगा, तो ये सारे जो लाखों लोग कनाडा में होंगे। ये कनाडा में घुसेंगे, और कनाडा की हालत पहले से इतनी चरमराई हुई है, तो आगे जाके क्या हालत बनेगी। और ज्यादा डावाडोल स्थिति होगी। हाँ। सर, आप तो वॉशिंगटन में रह रहे हैं, वॉशिंगटन के सारे न्यूज और न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर पे आपकी गहरी नजर और पकड़ है। अमेरिका की मीडिया इस सारी घटनाओं को कैसे देख रही है? डोनाल्ड ट्रंप के पहले, डोनाल्ड ट्रंप के बाद, मतलब जीतने के पहले क्या दृष्टि थी, अभी क्या दृष्टि चल रही है? देखिए, अमेरिकन मीडिया काफी हद तक अ, ट्रम्प के विरुद्ध है, इसमें कोई संशय नहीं। एलन मस्क का एक्स ट्विटर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था अ, उसको अपना मीडिया ग्राउंड देने के लिए।
तो उनका तो मानना यही है कि भाई ये गलत आदमी आ गया है यहाँ पर। लेकिन आम पब्लिक को, जो सोशल मीडिया पर है, आम जीवन में है, उनको ये यकीन है कि ये बंदा यूएसए की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इलीगल इमिग्रेशन जो भी है उसको फिक्स करेगा। अब देखा देखी देखिए मेंटालिटी होती है, गोरे लोग कनाडा के जो गोरे हैं वो अमेरिका के गोरे लोगों को देख के कहते हैं इन्होंने तो सही चॉइस लिया है, ये इन्होंने तो सही कैंडिडेट लिया है। हम्म। जो समस्या हमारे देश में सबसे बड़ी थी इलीगल इमिग्रेंट्स की, जो यहाँ इतने सारे लोग भरे हुए हैं, उनको ट्रम्प जैसा ही चाहिए कोई। उन्होंने तो जो मागा इवेंट है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला, वो मेक कनाडा ग्रेट अगेन वाला मूवमेंट शुरू करने का वहां पे शुरुआत हो चुकी है। ओके। तो मीडिया तो, कैनेडियन मीडिया तो फिर भी काफी हद तक दोनों टाइप की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ हमको चाहिए, फिक्स हमको करनी है इलीगल इमिग्रेशन की प्रॉब्लम, लेकिन कैसे होगी ये अगले साल चुनाव में डिसाइड होगा। जो बिल्कुल। विपक्ष है, पॉलीवर, जो ट्रूडो का ऑपोजिशन लीडर है, वो कह तो रहा है कि जो ट्रम्प करेगा वो मैं ही करूंगा। और, ओके। और आपने एक वो बड़ा ही अच्छा उदाहरण दिया था, दिल्ली नोएडा वाला। हम्म। अमेरिका में तो खैर मजाक है कि कनाडा इज द 51st स्टेट ऑफ यूएसए। हम तो मान के चलते हैं, यहाँ पर लोग मान के चलते हैं कि ये तो हमारा एक 51वां स्टेट है। दिल्ली के लोगों ने ये बात बताई है कि हम लोग कई बार घूमने के लिए यहाँ यहाँ चले जाते थे और घूम के चले भी आते थे। हाँ, काफी हद तक इजी है न्यूयॉर्क वगैरह से टोरंटो तक जाना, बहुत आराम से। वहां पर बफलो में जाइए, नाइग्रा फॉल्स देखिए, कनाडा में चले जाइए, खाना खा के वापस आ जाइए। तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा, अ, नाथ जी, मैंने आपको अवगत नहीं कराया, वो है ये कनाडा में इस इलीगल इमिग्रेशन की वजह से दो मेजर एस्पेक्ट बड़े इम्पैक्ट हुए हैं। पहला था हाउसिंग। जो रियल ओके। स्टेट है वो रॉकेट स्काई हो चुका है वहां पर। अच्छा। मतलब आम कैनेडियन आदमी घर खरीदने की सोच नहीं सकता। तो टोरंटो वगैरह जैसे शहर हो गए, ब्रैम्पटन हो गए, वहां पर हम लोगों ने इन घरों की कीमत इतनी अंधाधुंध बढ़ा दी है कि आम आदमी सोच ही नहीं सकता। और इनका किराया देने का तरीका वही है जैसे दिल्ली में होता था, एक कमरे हम्म। का $500, एक कमरे में दो लोग रहेंगे, $500 आप दीजिए, इस हिसाब से हो रहा है। तो आम कैनेडियन फैमिली जिसमें सिंगल अर्नर अगर आदमी है तो ग- घर यहाँ पे किराए पे आपको मिल ही नहीं सकता, टोरंटो जैसे एरिया में तो आप भूल ही जाइए। और दूसरा है नौकरियां। हम्म। कनाडा में एक बहुत बड़ी कॉफी चेन है, टिम हॉर्टन, स्टारबक्स की तरह। बड़ी हम्म। एक जमाने में प्रेस्टिजियस कॉफी होती थी। आज उसकी वर्कफोर्स पूरी तरह से पंजाबी है। लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये कई टिम लोग हॉर्टन। कहते हैं कि, कई स्टेट में चंडीगढ़ और दिल्ली आपको दिखाई देगा कनाडा की सड़कों पर। हाँ बिल्कुल दिखाई देगा, टिम हॉर्टन को सिंह हॉर्टन कहते हैं वहां पर अब। हम्म। और सर, आप तो वॉशिंगटन में हैं। अमेरिका के अमेरिकी मूल के लोग इन सारी घटनाओं को कैसे देख रहे हैं? और दूसरा, भारतीय मूल के बहुत सारे लोग जो अमेरिका में आपके जैसे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं इन सारी चीजों को लेकर के? मोदी के थर्ड टर्म को देखते हुए उनकी क्या फीलिंग आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड सही है या गलत? और अभी ये लॉरेंस बिश्नोई वाला जो एक हरकत हुई, उसको लेकर के आप लोग के तो शाम को क्लब में बात भी होती होगी। एनआरआई सुना है काफी यूनाइट है, हर संडे को एक मीटिंग तो जरूर ही करते हैं। हाँ, मीटिंग तो होती है, गेट टुगेदर किस होते तरह हैं। से मतलब कि किन बातों को चिंतन हो रहा है आप लोगों के बीच में और वहां के गोरे लोगों के बीच में, जो अमेरिकन मूल के लोग हैं? देखिए एनआरआईज में, स्पेशली यूएस में, ट्रम्प के आने के बाद एक उथल पुथल तो है। हम्म। एनआरआई भी यहाँ पर दो दो ब्रॉड कैटेगरी के हैं। एक है पुराने एनआरआई, जो सिटीजन हैं या ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, जिनको बेसिकली इमिग्रेशन की परवाह नहीं है क्योंकि दे हैव क्रॉस दैट लाइन, उन्होंने वो सीमा रेखा पार कर ली है, अब वो यहाँ पक्के हैं। जो पक्के हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं कि ट्रम्प आए या बाइडेन आए, उसकी तो लाइफ सेट है, उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। ओके। लेकिन जो टेम्परेरी वर्क परमिट पे हैं, जो H1 पर हैं, उनको बड़ी चिंता है। उनको ये चिंता है कि अब ट्रम्प के आने से हमारा जो वीजा है वो इतनी आसानी से प्रोसेस नहीं होगा। नहीं होगा। सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेचारे टेंशन में है हमारे। टेंशन में है, और टेंशन में, मेरा तो इस पे स्पष्ट मत ये है, टेंशन उनको होनी चाहिए जो अंडर वेजेस में काम कर रहे हैं।
H1 वीजा की पहली रिक्वायरमेंट यह है कि आप वो काम करेंगे जो यहाँ का लोकल आदमी नहीं कर सकता। ओके। ये पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है, H1 स्पेशलिटी प्रोग्राम है इसका नाम। क्या आप सर, जैसे। जैसे आप अगर डॉक्टर हैं और हम्म। आपके यहाँ पर जहाँ काम कर रहे हैं वहां पे अमेरिकन डॉक्टर नहीं है, देन यू आर अ प्रॉपर फिट। लेकिन अगर आप डॉक्टर हो, वहां पे पहले से 10 डॉक्टर हैं और आपको नौकरी सिर्फ इस बेसिस पे दी जा रही है कि आपको सबसे कम सैलरी में रखा जा रहा है, देन यू आर नॉट अ गुड फिट, आपको बाहर निकाला जा सकता है। ओके, तो ये ये डर तो है। ये सिंपल वेजेस का लॉजिक है, तो इंडिया में भी होता है जी। इंडिया में हम्म। आप अपने आसपास देखिए, आपकी काम वाली बाई वगैरह जो हैं, आप बांग्लादेशियों को इसलिए रखते हैं काम पे क्योंकि वो सस्ती हैं। सकते हैं। अब मान लीजिए मोदी सरकार कानून ले आए कि आप बाहर वाले लोगों को सस्ते पे नहीं रख सकते, तो ये वही सेम सिचुएशन है यहाँ पर। जो टेम्परेरी इंडियन एनआरआई है, उसको सिर्फ ये डर सता रहा है कि अब मेरा वीजा प्रोसेस ढंग से नहीं होगा, मुझे तो किसी भी। आप लोग सर वहां जाके किसी को कन्वर्ट कराने का जज्बा नहीं ना पाले हुए हैं। आप लोग वहां को बदलने का जज्बा नहीं ना पाले हैं। यहाँ तो अलग कंडीशन है। हाँ, सारे के सारे रोहिंग्या किस प्रकार क्या उत्पात मचा रहे हैं उसकी चर्चा फिर कभी। वो वो फिर कभी प्रॉब्लम करेंगे। नहीं है। करेक्ट, हम्म। करेक्ट। तो अमेरिकी मूल के लोग इस पूरे कनाडा के गतिविधियों को, भारतीय लोगों की गतिविधियों को किस निगाह से देख रहे हैं? और खासकर ये जो पटेल भाई लोग हैं, आप लोग जैसे लोग हैं जो एक हैं, वो क्या चर्चा करते हैं कि भाई ये सही है या गलत? हाँ, और दूसरा लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या ख्याल है? भारत का तो मीडिया जगत उनकी बड़ा चर्चे में है। आप लोग क्या सोच रहे हैं इसको लेकर के, लॉरेंस को लेकर के? लॉरेंस बिश्नोई का इम्पैक्ट यूएसए में, जितना मैंने पढ़ा था, एक बंदे को पकड़ा गया था जो उसके गैंग का था, अमेरिका में पकड़ लिया था उसको। वो हम्म। जाली पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहा था। लेकिन बिश्नोई गैंग का इम्पैक्ट जो है कनाडा में अधिक है, बहुत अधिक है। अ, आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा नाथ सर कि ट्रूडो ने ना अभी पिछले 2 महीने पहले एक नया कानून इम्प्लीमेंट किया है। उसने बेसिकली, सरकार ये कह रही है, कैनेडियन सरकार, कि अब जो भी कोई इंडिया से आएगा हम्म। उसको वहां पर अपना पुलिस का क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ये दिखाना पड़ेगा कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, क्योंकि ये तो अच्छी पिछले, बात है। ये तो स्टेप पहले होना चाहिए था। तो पहले होना चाहिए सारे चोर उचक्के। सारे। बहुत पहले हमने हाँ। कहा था कि दुबई के बाद हम्म, भाई लोगों का नया ठिकाना अब कनाडा बनने जा रहा है। कनाडा, और आप ये सोचिए विश्नोई गैंग के लोग भी वहां पर हैं। प्लस एक कोई फेमस सिंगर था, मैं नाम भूल गया, उसके घर के बाहर कनाडा में रात के 2 बजे लोग गोलियां मारकर खूब फायरिंग करके चले गए। बड़ा ही कनाडा की न्यूज में आया था कि ये कनाडा में हो क्या रहा है, यहाँ इतने सारे हम्म। क्रिमिनल अचानक से बढ़ कैसे गए, इनके पास हम्म। इलीगल वेपन्स आ कहाँ से रहे हैं। इलीगल वेपन सारे यूएसए से फ्लो कर रहे हैं, कनाडा से हम्म। इलीगल सब्सटेंस फ्लो कर रहा है। तो ये एक विशियस सर्कल बना हुआ है। ये वो सारे डिटेल यहाँ बात करने लायक नहीं है, क्योंकि हम्म। अगर उस पर बात करेंगे तो मामला ही काफी कानूनी तौर से उलझ जाएगा। बट ये समझ लीजिए कि विष्णु गैंग का इम्पैक्ट कनाडा में बहुत है, यूएसए में हम्म। भी इतना नहीं है। है, हम्म। होगा थोड़ा बहुत। एक आदमी का मैंने पढ़ा था कि पकड़ा गया था, उसका कोई दूर का भाई था जिसे कैलिफोर्निया में पकड़ा गया पिछले महीने। इसके अलावा तो कनाडा में ही अधिक है इसका इम्पैक्ट। अच्छा सर, पाकिस्तानी मूल के भाई लोगों का क्या रिएक्शन है? जो सिख पाकिस्तानी भाई भाई जो चिल्लाते रहते हैं, हिंदू कौम तू कहाँ से आई? कुछ दिनों पहले मैंने सोचा था, पाकिस्तानी सिख भाई भाई हिंदू कौम तू कहाँ से आई? तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि जो धर्म मेरे यहाँ जन्मा, जिसने तुम्हारे को दौड़ा दौड़ा के अफगानिस्तान तक ढूंढा, उसके बारे में आप ऐसा कह रहे हैं। तो वो लोग इन सारे इंसिडेंट्स को किस निगाह से देते हैं? जैसे कि कुछ पाकिस्तानी मूल के लोग भी हैं, जैसे स्वर्गीय तारिक फतेह साहब, ताहिर गोरा जी, तो वो लोग काफी एलिट्स हैं। उन्होंने अपने कई सारे वीडियोस में इसका विरोध भी किया है। पाकिस्तान के मैक्सिमम एलिट्स जो हैं, उनका क्या नजरिया है सर इस पूरे घटना के ऊपर? देखिए, पाकिस्तानी एलिट्स का तो मैं, वो तो जग जाहिर है, इम्तियाज महमूद वगैरह ये लोग डालते रहते हैं, उस पर बात करनी बेमानी है, वो तो सबके पब्लिक नॉलेज में बात है। आप बात कीजिए आम पाकिस्तानी कैनेडियन की, कनाडा हम्म। में रहने वाले पाकिस्तानी लोग इस चीज को कैसे देख रहे हैं। वो उनका उनको एक बहुत स्ट्रांग टूल मिल चुका है कि किस तरह से लोगों को और कन्वर्ट किया जाए। ओके। जो टेम्परेरी वर्क परमिट पे लड़कियां आती हैं इंडिया से, उनको अगर कोई इमिग्रेशन लॉयर पाकिस्तानी मूल का मिल जाए, उसका पहला ऑप्शन होता है
कि आप पाकिस्तानी मूल के आदमी से शादी कर लीजिए। वहां भी आप जिहाद चालू है। बहुत तगड़ा वाला चालू है, और आप सुन के बहुत हंसेंगे कि उनकी कंडीशंस क्या हैं, कि आप सिर्फ 1 साल के लिए शादी कीजिए, वो आपसे कोई पैसा वैसा नहीं लेगा, कुछ आपसे कुछ पे नहीं करना। 1 साल शादी कीजिए, शादी तब तक रखिए जब तक आपको पीआर नहीं मिल जाती। पीआर मिलने के बाद आप तलाक लेके अलग हो जाइए। हम्म। मैंने तो सोचा कई सारी कंसल्टेंसी हैं, कहीं जगह पढ़ा था, जो इस प्रकार की सुविधाओं को दे रही हैं। बिल्कुल दे रही हैं, ऐसे टिकटॉक पे आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। हाँ, जो कि बहुत सारी चीजें अरेंज कराई जा रही हैं कि वीजा कैसे मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल और आपने सही पढ़ा है ऐसे। कन्वर्ट कराने वाली लॉबी एक्टिव है। बहुत तगड़े तरीके से। वो तो कहावत है ना, जहां भेड़ें अधिक होंगी वहां भेड़िए भी छुपे होंगे कहीं ना कहीं। तो आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। गवर्नमेंट मोदी 3.0 के आने के बाद से कोई विशेष चेंज नहीं दिख रहा है सर पॉलिसी में। मोदी का पहला कार्य, दूसरा कार्यकाल और अब तीसरा कार्य, सिर्फ एम्बेसी को बंद कर देना या अपने अधिकारियों को बुला लेना या ट्रेड न करना, इसके अलावा भी कोई अन्य और विकल्प हो सकता है? तो ये देखिए लोग कुछ सर, करते हुए दिख रहे हैं। राजदंड, पावर की ताकत इतनी होती है ना, जो सत्ता में है वो चाहे आदमी क्या नहीं कर सकता। मुझे बिल्कुल। मुझे मोदी सरकार से सिर्फ इस चीज को ही लेके शिकायत रही है कि इनके पास पावर होते हुए भी इन्होंने, क्या पता इन्होंने एक्शंस लिए हों, एटलीस्ट मेरे संज्ञान में तो नहीं है। और मुझे लगता है कि मैं काफी सोशली अवेयर आदमी हूँ, तो अगर मेरे संज्ञान में नहीं है तो मतलब नहीं किया होगा। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। आप देखते होंगे एम्बेसी के बाहर लोग इंडिया के झंडे जला रहे हैं, इंडिया के हम्म। खिलाफ नारे लगा रहे हैं। हम हम्म। जैसे लोग वीडियोस देखते हैं, हमारा खून खौल जाता है। डीसी में हमने ऐसे प्रोटेस्ट के बाहर जाकर काफी अपना विरोध भी जताया, लड़ाई झगड़े भी हुए। हरियाणा के बच्चे अपना रिस्क, पूरा करियर रिस्क पे लगा के लड़े भी हैं लोगों से, तोड़े भी हैं इनको। तोड़े भी हैं। लेकिन घूम फिर के फिर बात एक ही आ जाती है कि सरकार, मोदी सरकार खास तौर पर, काउंसलेट बंद करके क्या इसका ये सही प्रत्युत्तर दे रही है? मेरे हिसाब से तो नहीं दे रही है नहीं दे रही हैं। इसका। तो भारत की जो एक सर सॉफ्ट इमेज, सॉफ्ट नेशन की जो इमेज बनी थी, सॉफ्ट नेशन क्या है? जो आए बजा के चला जाए। देखिए, इसमें सिंपल सा फंडा है। आपके देश के लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं विदेशी धरती पर। द लीस्ट यू कैन डू इज, आज तो टेक्नोलॉजी ऐसी है, सीसीटीवी कैमरा से फेशियल रिकग्निशन करके आप उनके पासपोर्ट निरस्त कर सकते हो, ओसीआई बिल्कुल। कार्ड निरस्त कर सकते हो। सिंपल एग्जांपल आप लीजिए, जो इस इंटरव्यू के शुरू में हमने बात की थी कि असाइलम लोग सीख करते हैं। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा नाथ जी, कि कई लोग जो असाइलम सीख कर रहे हैं और जिनको असाइलम मिल जाता है, कनाडा में पीआर मिल जाती है, वो इंडिया बड़े मजे से घूम कर आते हैं। उसके बाद भी यहाँ की सरकार कुछ नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि उनको ये डेटा लेने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। आप कैनेडियन सरकार से बोलिए, आप अमेरिकन गवर्नमेंट से बोलिए कि आपके देश में इंडियन मूल के लोग जो असाइलम सीख कर रहे हैं उनकी लिस्ट मुझे दी जाए, जैसे कि मैं उन असाइलम सीकर्स के इंडिया में बैंक अकाउंट फ्रीज करूं, हम्म। पासपोर्ट निरस्त करूं। इतना तो कर ही सकती है ना सरकार। देशद्रोह बिल्कुल। की श्रेणी में आता है झंडा जलाना, देश का झंडा जलाना, देश के खिलाफ नारे लगाना, ये सब देशद्रोह देशद्रोह की श्रेणी में आता है। तो अगर ये लिस्ट सरकार को मिले, फेशियल हम्म। रिकग्निशन से आप पहचान नहीं सकते, कम से कम उनके, उन लोगों को भारत में आने से रोकिए, क्योंकि वो तो आपके तो देश आप से। दिखाइए, सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाने से ही ऐसा यहाँ तक लोग सीमित हैं। कुछ तो नहीं होता है लोगों से। बेसिक स्टेप अगर ये करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करते। किस बात का डर है? तो इसका मतलब पूरे अमेरिका में और कनाडा में और यूरोप में भारत की इमेज एक सॉफ्ट नेशन, या जो आए बजा के चला जाए, इसी तरह की है। कोई हवा नहीं है कि एक मजबूत राष्ट्र भारत उभर रहा है, हिंदू जाग रहा है, घंटा कुछ नहीं हो रहा है इसका मतलब। नहीं नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतनी भी नहीं है जितना इसको बड़ा चढ़ा के इट्स ब्लोन आउट ऑफ प्रमोशन प्रोपोर्शंस। थोड़ी बहुत है इमेज। इमेज ये है कि भाई अब उनके पास एक स्ट्रांग गवर्नमेंट है, जो 3 टर्म से एक बंदे को लोग चुनकर ला रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी। लोगों का नोशन वही है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोग, स्पेशली यूएस में रहने वाले मेरे जितने भी लोकल फ्रेंड्स हैं, वो इस बात पर बड़े कंफ्यूज होते हैं कि भाई आपके आपके 15 साल से एक ही सरकार आ रही है, 13 साल से, लेकिन फिर भी आप लोगों
बाहर इतने लोग निकल निकल के भाग रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके देश में इकोनॉमी स्टेबिलिटी नहीं है। अब हम उन्हें कैसे समझाएं कि स्टेबिलिटी है, लेकिन ये क्रेज है लोगों का बाहर भागने का, जिसपे विदेश में बसने का, विदेश में। विदेश में बसने का, कनाडा में बसने का। हाँ। दिल्ली के तो नॉर्थ दिल्ली में, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास मुखर्जी नगर में रह रहा हूँ। यहाँ तो हर घर से एक बच्चा कनाडा में है। इनफैक्ट जनरल स्टोर जो चाय वाला है उसने कहा कि मेरा बेटा रोबोटिक्स पढ़ने गया है। तो भैया तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिए और कनाडा में रोबोटिक्स, अब समझ में आ रहा है कि एक कमरे में तुम रोबोटिक्स क्या पढ़ रहे होगे। सब कुछ ऑनलाइन है जी यहाँ पर। सब यूडेमी कुछ की ऑनलाइन। कोर्सेज चला के बैठ जाते हैं लोगों ने। यूनिवर्स सोशल स्टेटस थोड़ा बढ़ जाता है कि हाँ कनाडा रिटर्न है, तो थोड़ा सोशल स्टेटस बढ़ गया, शादियां वादियां हो गई। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी लग जाती है तो स्टेटस हाँ। बढ़ जाता है, इसी कह तरह सकते हो, कनाडा। बिल्कुल आप हाँ, ऐसे कह सकते, मान तो सकते हैं अब आप। पर हमें इंतजार करना है कि कनाडा की अगली राजनीति क्या मोड़ लेती है, और अगले चुनाव में ट्रूडो का क्या होगा, और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से जो शरणार्थियों को खदेड़ेंगे तो वो कनाडा में कैसे घुसपैठ करते हैं, और भी कई तरह की बातें हैं। तो अगले बार हम फिर चर्चा करेंगे। खासकर एक चर्चा और है मस्क जी के बारे में। सुना है वो भारत में एक नया फोन लॉन्च करने वाले हैं। सबसे ज्यादा चर्चा यही पर है। डेली सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत हो रही है कि एलन मस्क का फोन कैसे होगा। कल मेरे मित्र ने पूछा कि तुम पढ़ाते हो साइंस वाइंस, थोड़ा बताओ एलन मस्कवा का फोन का होगा, कैसे होगा। सुना है बिना बैटरी बिना नेट के चलेगा, नेटवर्क खूब बढ़िया होगा। तो भारत में एलन मस्क का मतलब सिर्फ उसके आने वाले फोन या उसके ऊपर चर्चा हो रही है। खैर एलन मस्क के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और एलन मस्क की दिलचस्पी भारत में किस रूप में है, एक तो ये। और तीसरा भारत को वो कैसे देख रहे हैं, और खासकर ट्रंप को आने के बाद से ग्लोबल वार्मिंग का इश्यू हो गया, एटॉमिक वेपन्स को कंट्रोल करने के इश्यूज पे हो गए, रशिया और यूक्रेन वॉर को लेके हो गए, चाइना को लेके हो गए, ताइवान के क्राइसिस को लेकर के हो गए, या इंडिया के परमानेंट मेंबरशिप जो यूएन में दी जा रही है, इनके ऊपर भी थोड़ा अगले एपिसोड में हम लोग बातचीत करेंगे। तो आज की बातचीत बहुत अच्छी लगी, बहुत सारे नए इश्यूज पर हम लोगों ने बातचीत की। और ये जो आपने दांत उखाड़ने वाले और मेडिकल वीजा के ऊपर बात बताई, वो तो भारत के मीडिया जगत में इतना गोल मटोल की बातें होती है, वो दिखाते हैं बस हो रहा है, लेकिन वो ये एंगल कभी नहीं दिखाते कि ये क्यों हो रहा है। तो आज हम लोगों ने जाना कि वो सारे लोग बेचारे बेबस हैं, लाचार हैं, और वो घून की तरफ पिस रहे हैं। और ये जो खालिस्तानी झंडा फैलाए हैं, ये सिर्फ अपनी दाल रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं, जिस तरह कश्मीर में कभी पत्थरबाजियों लोग किया करते थे। लेकिन बिल्कुल। सबसे दुखद बात कि भारत सरकार इनके ऊपर कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रही है। तो जितना एटलीस्ट हाँ। सारी देशभक्ति का जो दायरा यहाँ जय श्री राम कहने तक सीमित है, वास्तविकता ऐसी दूर दूर तक है नहीं। इंडिया की इमेज अभी भी एक सॉफ्ट नेशन की बनी हुई है। तो इन सब काफी हद बातों तक। का हम्म। एक कंक्लूजन हमें यही निकल रहा है, और काफी सार्थक वार्ता हुई। तो दर्शकों आप लोग भी आज के इस छोटे से वार्ता में सीधे वॉशिंगटन से जुड़ी हुई सारी चीजें आपको समझ में आई। मंजिक से बातचीत करने का सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें ये होता है कि वो हमें उन पहलुओं से परिचित कराते हैं जो हम देख नहीं पाते, या फिर जो भारत की मीडिया जगत हमारे सामने लेके नहीं आ पाती। तो हम अपने अगले एपिसोड में पुनः डोनाल्ड ट्रंप 2.0 और एलन मास्क का फोन क्या गुल खिलाने वाला है भारत में, इन सब मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। रोज यही चर्चा होती है कि क्या होगा एयरटेल का, क्या होगा जियो का, क्या होगा आइडिया का, नेटफ्लिक्स क्या होगा। सुना है मास्क, एलन मस्क सब कुछ फ्री करने वाले हैं। एक ने तो रेट भी बता दिया है कि 700 रुपए में फोन आएगा। तो कुछ लोग एलन मस्क के ऊपर ही वीडियो बना करके मिलियंस में व्यू बटोर ले रहे हैं। तो इस मुद्दे की बातचीत की हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मन जी आपका, कि थैंक यू। आपने अपने अनमोल और व्यस्त समय में से चीजों को निकाला और हमें नई नई चीजों से रूबरू कराया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू।